नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल सरकार और वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं RBSc की बुक फिजिक्स क्लास 12th का चैप्टर 10, जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा और भाग 7। और बच्चों, हम जैसे कि पढ़ रहे थे श्रेणी LCR, और ये एक बहुत ही आसान टॉपिक हमारा चल रहा है। और इस टॉपिक के अंदर हमारे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो हैं अर्ध शक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई और विशेषता गुणांक। इन टॉपिक्स का महत्व तब बढ़ जाता है जब ये परीक्षा में बड़े नंबर के रूप में आ जाते हैं। जैसे डायरेक्ट विशेषता गुणांक से अगर संबंध लेना है तो हमें पहले अर्ध शक्ति बिंदु और बैंड चौड़ाई को समझना होगा, क्योंकि इन दोनों के अध्ययन से ही हम विशेषता गुणांक तक पहुंच पाएंगे। और इससे पहले बच्चों, अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि उनके बिना आप इनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। और बच्चों, कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए। हम शुरुआत करते हैं अर्ध शक्ति बिंदु के साथ। बच्चों, हाफ पावर पॉइंट अर्ध शक्ति बिंदु क्या होते हैं? जैसे कि हम ये वक्र देख रहे हैं, धारा और आवर्ती के मध्य ये वक्र खींचा गया है। धारा आवर्ती में जैसे आप फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करें तो धारा का मान देखो बढ़ रहा है, फिर ये मान कम हो गया, और ये जो मान होता है वो होता है अनुनाद का अक्ष L बराबर अक्ष C होता है बच्चों, ठीक है। और अब इसमें वे बिंदु जहां पर जो धारा होती है ना, मैक्सिमम धारा होती है, IRMS मैक्सिमम है, उसका 1/√2 गुना जहां होता है, वे बिंदु क्या होते हैं? पावर पॉइंट बिंदु होते हैं, हाफ पावर पॉइंट। यानी जो डेफिनेशंस है वो किस प्रकार से आप बनाएंगे? वो डेफिनेशंस बनाएंगे कि वे बिंदु जिन पर अधिकतम धारा का मान यानी IRMS मैक्सिमम क्या होती है? 1/√2 गुना होती है। वे बिंदु क्या होते हैं बच्चों? अर्ध शक्ति बिंदु होते हैं। समझ गए आप? धारा आवर्ती के ग्राफ के साथ कि धारा आवर्ती ग्राफ में स्थित वे बिंदु जिन पर अधिकतम धारा का जो IRMS है उसका मान 1/√2 गुना होता है। समझ गए आप? और जो ग्राफ हमने बनाया है उस ग्राफ में P1 और जो P2 है, दोबारा देखिए, ये P1 बिंदु है, ये P2 बिंदु है। ये बिंदु अर्ध शक्ति बिंदुओं को दर्शाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये इसमें तो आपके अर्ध शक्ति बिंदु में इतना ही मैटर है। और अब इससे संगत दूसरा टॉपिक आ गया है बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें एक डेरिवेशन है, और वो डेरिवेशन अगर एग्जाम में आता है तो बच्चों लंबा चौड़ा डेरिवेशन है तो उसको हमें बारीकी से समझना पड़ता है। और डेरिवेशन में आपको पता है आते हैं मैथमेटिक्स सूत्र, तो उसके लिए आप देखते रहिए पहले वाले वीडियो। हर सूत्र आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप ये डेरिवेशन सॉल्व कर पाओगे। तो बैंड चौड़ाई की बात करते हैं तो अर्ध शक्ति बिंदु जहाँ होते हैं, जैसे ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, तो P1 के संगत आवर्ती F1 हो गई, P2 के संगत आवर्ती F2 हो गई। तो इसकी आवर्ती में जो अंतर आपको दिख रहा है डेल्टा F, इस डेल्टा F को हम बच्चों क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं। समझ गए आप? इस बैंड चौड़ाई को बीटा से भी लिखते हैं और डेल्टा F से लिखते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा? ये F2 माइनस F1 है। अब बच्चों, बैंड चौड़ाई पर एक ये मान लीजिए आप एक बड़ा डेरिवेशन है जिससे आपको विशेषता गुणांक का मान प्राप्त करना है। और एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट विशेषता गुणांक वाले सूत्र को उठाकर देगा और कहेगा इसको सिद्ध कीजिए। तो उसको सिद्ध करने के लिए आप यहाँ से शुरुआत करोगे इस ग्राफ के साथ। सबसे पहले आप ये ग्राफ बनाओगे जहाँ धारा आवर्ती का ये ग्राफ है, साथ में बिंदु P1 और P2 को दर्शाना है, और IRMS जो मैक्सिमम धारा है और 1/√2 के साथ है उसको भी दिखाना है, और आवर्ती के मान भी साथ साथ में दर्शाने हैं। तो बच्चों देखो, जैसा कि हमने पढ़ा कि अर्ध शक्ति जो बिंदु होते हैं उनमें क्या होता है? जो धारा का मान होता है वो अधिकतम धारा का 1/√2 गुना होता है। तो बिंदु P1 और P2 की अगर बात की जाए, यहाँ आप लिख देना बिंदु P1 व P2 पर, यानी अर्ध शक्ति बिंदुओं पर, क्योंकि अर्ध शक्ति बिंदुओं से ही बैंड चौड़ाई का हमें अध्ययन करना होता है। तो बच्चों, IRMS का सूत्र क्या होता है? ओम के नियम से बताओ आप। I बराबर क्या होता है? V, I बराबर V बटा R। तो V की जगह क्या आ गया? VRMS प्रभावी वोल्टेज बटा प्रभावी प्रतिरोध, यानी उसकी प्रतिबाधा कितनी है? Z है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस परिपथ में जो IRMS है वो तो हमने कर दिया किसमें? VRMS में। ये किससे करें? वापस ओम के नियम से। I बराबर क्या होता है? V बटा R। तो V तो ये आ गया और यहाँ आ गया R। परिपथ के लिए संगत एक साइड तो आएगा Z और एक साइड आएगा R, क्योंकि हम
उसके पदों के रूप में मान आगे निकालेंगे। और √2 पहले से लगा हुआ है, √2 आ गया। अब बच्चों आगे आपकी दिक्कत नहीं आएगी, आगे दिक्कत नहीं आने देंगे आपके 1%। बस आप ये समझ लीजिए कि IRMS का मान तो ओम के नियम से हो गया कुल टोटल के लिए, परिपथ के लिए। तो टोटल परिपथ के लिए आता है Z, और परिपथ के अंदर के लिए यहाँ पर क्या आएगा, R आएगा, क्योंकि श्रेणी L से अनुनादी परिपथ में Z बराबर R होता है। यानी परिपथ में केवल क्या होता है, प्रतिरोध प्रभावी होता है, और बराबर में हम क्या करते हैं, Z करते हैं। तो हमने बराबर के साइड में क्या रख दिया, Z रख दिया। ठीक है, अब बच्चों इसको सोल्व करना है। Z का सूत्र याद है क्या आपको, परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर R² प्लस अक्स L माइनस अक्स C का होल स्क्वायर। यहाँ तक Z का मान ये हमने रख दिया, यहाँ पर Z का मान दिख रहा है आपको बट्टा के अंदर, और इधर VRMS अपॉन √2 R है। ठीक है, अब देखो तो VRMS से VRMS कट गया, तो 1/R² प्लस अक्स L की जगह आ गया ओमेगा L माइनस अक्स C की जगह आ गया 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर बराबर 1/√2R। अब ये सूत्र अगर याद नहीं है तो बच्चों नहीं समझ आएगा। सूत्र के लिए हमें सारे वीडियो ध्यान से देखने होंगे और सूत्र याद करने होंगे इनकी। तो अक्स L हो गया ओमेगा L, अक्स C हो गया 1/ओमेगा C, और बराबर क्या 1/√2 इंटू R। तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों को ऊपर ले आओ, या ऐसे कर लो, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम करते ही दोनों मान कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और कंडीशन बन जाएगी कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो मेन पॉइंट था वो वहीं था, वहाँ से आगे तो बस हमें गुणा भागे करने हैं। अब देखो बच्चों, दोनों पक्षों वर्ग कर दीजिए आप। दोनों पक्षों वर्ग करोगे तो ये √2R है ना, √2 का वर्ग तो 2 ही होगा बच्चों, √2 का 4 नहीं होगा, वो 2 का होता है, √2 का 2 ही रहेगा, और R का हो जाएगा R²। ठीक है, और इसका ही निशान हट जाएगा, ये निशान यहाँ से हट जाएगा, और पूरा सेम आगे। ठीक है, फिर बच्चों इस R² को इधर ले आइए आप, तो बचेगा क्या, ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर बराबर ये R जाएगा, तो इसमें से घटेगा, तो 2R² माइनस R², तो 1R बचेगा। अब इसका मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध घटेगा भी और प्रतिरोध बढ़ेगा भी। अब बच्चों जो समीकरण ये बनाई आपने, इस समीकरण की बात करते हैं। पहले बात करते हैं बिंदु P1 के लिए। तो बच्चों बिंदु P1 पर जो है वो धारा का मान बढ़ रहा है, तो धारा का मान बढ़ रहा है, इसका प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वहाँ प्रतिरोध का मान कैसा होगा, माइनस होगा। और बिंदु 1 की बात की है, जहाँ P1 है ना, तो यहाँ आ जाएगा ओमेगा 1, यहाँ आ जाएगा ओमेगा 1, दोनों 1 1। ये नहीं कि यहाँ ओमेगा 1 कर दिया, यहाँ ओमेगा 2 कर दिया, ऐसा नहीं है। हम केवल बिंदु P1 की बात करेंगे, P1 सीधी सी याद करो 1 1। ठीक है, और यहाँ आएगा -R, क्योंकि प्रतिरोध यहाँ कमी में है। इस सूत्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ ओमेगा 1 लगाना है और यहाँ लगाना है। और फिर जब दूसरा समीकरण बनेगा P2 का, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए ये बिंदु P2 के लिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। ठीक है, और इसका मान यहाँ प्रतिरोध बढ़ रहा है, मतलब धारा क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये 2 समीकरण बन गए बच्चों, ये लीजिए। अब तो आपकी सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो गई है, यहाँ तक कर लिया तो आगे तो आपका गलत होने का मतलब ही नहीं है। कैसे, क्योंकि पहले हमें इन दोनों को जोड़ना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना है बच्चों। जोड़ते हैं, ओमेगा 2L ओमेगा 1L, देख लीजिए आपके सामने, ओमेगा 1L प्लस ओमेगा 2L। फिर देखो ये माइनस का हो गया 1/ओमेगा 2C। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 1/ओमेगा 1C। अब दोनों माइनस के बच्चों, तो इनके माइनस के निशान को बाहर ले लो, ये लीजिए बट्टा। अब दोनों के माइनस बाहर हो गए ना, अब इनको आप आराम से जोड़ सकते हो, 1/ओमेगा 2C प्लस 1/ओमेगा 1C, और बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, बिल्कुल आसान से। अब देखो आगे, अब इस स्टेप में तो पहली जो स्टेप है ना ये वाली, इसमें देखो L कॉमन आ गया बच्चों, ये लीजिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और ये बाहर आ गया L, फिर माइनस इसके हम लेंगे लघुत्तम, और 1/C कॉमन आ गया। देखो C यहाँ भी है, C यहाँ भी है, लेकिन 1/ में है, तो 1/C को बाहर निकाल देंगे। फिर जो बचेगा, क्या बचेगा, 1/ओमेगा 2 प्लस 1/ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बचेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 लघुत्तम लेकर। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको हमने सॉल्व कर लिया, 1/C बाहर आ गया बराबर 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो बच्चों ये जो माइनस का ना, इसको आप उधर ले जाओ बराबर के, तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और बीच में आ गया बराबर। देखो ये स्टेप तो यहाँ है, ये यहाँ है, और इसको हम उधर ले गए बराबर की उस साइड में, तो माइनस का ये क्या बन गया, यहाँ ये प्लस बन गया। अब बच्चों देखो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कट जाएगा, ये प्लस का है। अगर आपने सोल्व किया और ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 + 3 या 3 + 2, तो आप सोल्व तो आंसर वही आना है। तो ये यहाँ से कट गया, क्या बच गया, यहाँ बच गया L बराबर 1/ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2
और साथ में बच गया सी। इस ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 को ऊपर ले जाओ इधर और एल को नीचे ले आओ, तो बच्चों ये आ जाएगा। ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 को तो ऊपर ले आए और एल को नीचे। ये हम इनका पक्षांतर कर दिया कि गुणा वाली संख्या चली जाएगी दूसरी साइड में भाग में, और भाग वाली आ जाएगी ऊपर गुणा में, ठीक है ना। क्रॉसिंग या वज्र गुणा भी आप कर सकते हैं इसको। इधर आ गया, ठीक है, ये हो गया इनके पक्षांतर। ये आ गया समीकरण 3। तो हमने पहले समीकरण 1 और 2 को जोड़ा है, अब घटाना बच्चों। और घटाते समय बच्चों एक आप माइनर मिस्टेक करते हो, और वो माइनर मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूँ क्या हूँ। वो माइनर मिस्टेक अगर हो जाती ना, फिर आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाती है। वो माइनर मिस्टेक आप मत करना बच्चों। वो कहाँ होगी वो आपको बताता हूँ। अब बच्चों समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2 में ओमेगा 2 एल है और ओमेगा 1 एल है, आपने इसको लिख दिया, ठीक है। लेकिन बच्चों जब आप यहाँ करते हो, अब ध्यान दीजिए बात को, 2 में से 1 घटाना है, ठीक है। तो 2 का जो मान है वो है 1/ओमेगा 2c, ठीक है। और समीकरण 1 में है ओमेगा 1c। अब इस मान में से ये मान घटाना है, तो हम क्या करते हैं, माइनस के चिन्हों में गलती कर देते हैं, और गलती होने से आगे की पूरी मेहनत पानी में चली गई। तो हमें क्या करना है, देखो -1/ओमेगा 2c, कोई दिक्कत नहीं है। में से की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ये लीजिए माइनस। बस ये एक टेक्निकल पॉइंट है, में से घटाना है क्या, -1/ओमेगा 1c। हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ एक ही माइनस लगाते हैं, दोनों में से हम एक ही माइनस लगाते हैं, फिर आगे हमारा सब गलत हो जाता है। यहाँ -2 आएंगे, माइनस फिर माइनस, समझ गए ना। देखो ये माइनस है फिर ये माइनस है, ये गलती मत करना बच्चों, वरना आपका पूरी मेहनत पानी में जाएगी। चलो आगे सॉल्व करते हैं। बराबर आर में से, फिर से देखो वही बात है, आर में से घटाना है -r। ये समझ गए तो ये भी समझ जाओगे आप, ठीक है। अब बच्चों देखो इसमें फिर से एल कॉमन आ गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और एल कॉमन आ गया। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और प्लस होते ही इसको आप पहले ले लो, 1/ओमेगा 1c को आप पहले ले आओ, और माइनस का आगे ले जाओ, 1/ओमेगा 1c, माइनस को आगे ले -1/ओमेगा 2c, और बराबर ये क्या हो गया, 2r हो गया। फिर बच्चों देखो सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। इसमें देखो 1/c फिर से कॉमन आ रहा है, इसके अंदर 1/c कॉमन आ रहा है, लॉगरिथम हो गया ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कट जाएगा, ऊपर ओमेगा 2 आ जाएगा, माइनस ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कटेगा, बचेगा ओमेगा 1, ये जाएगा ऊपर। दोबारा देख लो, 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2। कैसे सॉल्व करोगे आप, लघुत्तम लीजिए इसकी, तो हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, 1 से 1 कट गया, ऊपर आ जाएगा ओमेगा 2, माइनस 2 से 2 कट गया, या आ जाएगा ओमेगा 1, ठीक है। और 1/c हमने बाहर कर दिया क्योंकि वो कॉमन है, ये लीजिए, और बराबर क्या हो गया, 2r। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, और इसमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, इसको लेना कॉमन। कैसे लेंगे, देखिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें तो बच गया एल प्लस 1/ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, ठीक है। और इंटू में बच्चों एक और है 1/c, नीचे इंटू 1/c, ठीक है। ये जो c है ना, ये बच्चों ये c यहाँ पर है, 1/c, ये समझ देना आप। अब देखो बच्चों इसका मान क्या है, इसका मान समीकरण 3 से ले आओ। समीकरण 3 में क्या था, 1/LC, तो बच्चों इसमें जाएगा 1/LC, और इसके गुणा में c है और ऊपर 1 है, ऐसे ही, ठीक है। तो c से c क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, और ये l देखो चौथे में आ गया, तो इसको ऊपर ले जाओ आप। भाई 1/2 ये होता है ना, a/b, फिर man/c/d, तो d कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना। तो ऐसे ही LC चौथे पार्ट के अंदर है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, L C से C कट गया, L बच गया, L जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो L यहाँ पहले से है L, फिर प्लस, और ये पूरा इसका हो जाएगा L, ठीक है। और L प्लस L ये हो गया 2L, और आगे 2R है। फिर बच्चों देखो हमें निकालना है यहाँ से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, क्योंकि इसे ही कहते हैं बैंड चौड़ाई। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये हो जाएगा 2R/2L, इसका मुद्दे ले गए, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, R/L आ गया। तो ये एक महत्वपूर्ण सूत्र हमें प्राप्त हो गया बच्चों, बैंड चौड़ाई के लिए व्यंजक। तो इस डेरिवेशन को आप दोबारा देख लेना, जहाँ भी आपकी समस्या आए पॉज कीजिए, फिर उसको दोबारा ध्यान से सुनिए। अब बच्चों इस टॉपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, और इसका एक और नाम है बच्चों, परीक्षा में एक बार नाम आ गया था गुणवत्ता गुणांक। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, भी हमने तो विशेषता गुणांक सुना था, गुणवत्ता गुणांक तो कभी सुना ही नहीं।
बच्चों गुणवत्ता गुणांक भी इसका नाम होता है। तो बच्चों अनादि आवर्ती एफ आर और बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1, चौड़ाई मतलब गैप, तो वो भी किस में, आवर्तियों में, तो F2 माइनस F1 के अनुपात को हम क्या कहते हैं बच्चों, विशेषता गुणांक क्यू फैक्टर कहते हैं। तो क्यू बराबर क्या होगा बच्चों, सूत्र में एफ आर बटा उसकी बैंड चौड़ाई F2 माइनस F1। अब देखो बच्चों, जैसे आपको पता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, और एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बटा 2 पाई। अब अगर यहाँ आर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं, तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा ओमेगा आर बटा 2 पाई। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना, गलती से लिखा गया है। और यहाँ आएगा ओमेगा 2 और यहाँ आएगा ओमेगा 1। अब बच्चों देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा आर बटा 2 पाई, और नीचे लोग ले लेंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा 2 पाई। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और बच्चों क्या आ जाएगा, ओमेगा आर बटा ओमेगा माइनस ओमेगा 1। यहाँ से एक और परिभाषा आप कह सकते हो क्या, कि अनादि कोणीय आवर्ती और बैंड चौड़ाई, ये भी बैंड चौड़ाई है, के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशेषता गुणांक कहते हैं। आप इसको सही कर लेना, क्योंकि एफ का मान अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो बच्चों क्या आएगा, 2 पाई इधर जाएगा, ओमेगा बटा क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और बराबर ये आ गया एफ, तो आर यहाँ हो जाएगा आर। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सूत्र फिर से बन गया है। अब जब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें बच्चों ये जो सूत्र होता है ना, इसके अंदर हमें जो ये वाला मान है, ये वाला मान हमें वहाँ रखना होता है, और ये मान जब आप रखते हो तो नया सूत्र बन जाएगा। देखो ओमेगा आर बटा एल, और ये आ गया ओमेगा आर एल बटा आर। परीक्षा में ये सूत्र अगर आता है, और बाई चांस एक और मैं आपको बता दूं, कई बार क्या होता है बुक्स के अंदर जो अनादि आवर्ती होती है ना, वो ओमेगा नोट मान लेते हैं, ओमेगा नोट, और यहाँ एल बटा आर कर देंगे, और आपसे कहेंगे कि सिद्ध कीजिए, बैंड चौड़ाई के सूत्र की सहायता से आप सिद्ध कीजिए कि विशेषता गुणांक का मान क्यू बराबर ओमेगा नोट एल बटा आर होता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको जहाँ ओमेगा आर लिखा हुआ ना, उस आर की जगह इस डेरिवेशन में आप 0 कर देना ओमेगा नोट, और आपका ये आंसर आ जाएगा जैसे ये आया है। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों। अब हमें पता है कि अनादि आवर्ती क्या होती है, ओमेगा आर बराबर 1/√LC होती है। तो चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ रखते हैं इसको, ओमेगा आर का मान ये रख दिया 1/√LC, ये मान यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ से ये मान आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखो रूट एल का मतलब आधा एल, और यहाँ कितना एल है, यहाँ पूरा एल है, एक घात है, तो आधे एल से आधी घात तो कट जाएगी, तो इसका मतलब एल भी क्या बचेगा, आधा बचेगा ऊपर, और आधा कट गया, और सी पहले से आधा है, तो दोनों आधे को साथ कीजिए रूट एल सी। भाई आधा मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं, आधे का मतलब होता है वर्गमूल। जैसे हमने एल बटा सी लिखा, इसका मतलब है यहाँ रूट सी पहले से है, और रूट एल को हमने इसमें से काट दिया, तो ये पूरा एल था, क्या बचेगा आधा, तो आधा एल ऊपर है और आधा सी नीचे है, तो दोनों को हमने एक साथ लिख दिया रूट एल अपॉन सी, और क्यू बराबर ये 1/r, आर पूरा है, तो ये आ गया सूत्र, एक सूत्र आ गया, शानदार सूत्र ये। इससे हम ज्ञात करेंगे अनुनाद की तीक्ष्णता, जो आगे ये लीजिए अनुनाद की तीक्ष्णता। तो सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए, ये क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे धारा के मान बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो शार्प बनता है, नुकीला बनता जाएगा, नुकीला। ठीक है, शीर्ष क्या होता जाएगा, नुकीला हो जाएगा। तो ये नुकीला जो हो रहा है, देखो आप यहाँ इन सब की अलग अलग आवृत्ति होती हैं, जैसे ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ग्राफ ए हो गया, फिर ऐसे ग्राफ बी है, इसके लिए ये आवृत्ति हैं, तो इनके जो गैप्स हैं वो भी अलग अलग होते जाएंगे। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला वो ये है, क्यू बराबर 1/r√LC। तो जो रूट एल सी होता है ना, इसमें आपको पता है कि क्यू बराबर क्या है, XL बटा आर, प्रेरणिक प्रतिघात है, बटा क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या हो गया ओमेगा आर एल बटा आर हो गया। ऐसे आप ये देखो क्यू बराबर अक्सी बटा आर, अक्सी का मान क्या होता है 1/ओमेगा सी, और बटा में क्या है आर है। तो इन सब में आप देख रहे हैं तो क्यू है ना, क्यू समानुपाती है 1/r के, किसके, 1/r के, यानी जितना प्रतिरोध कम होता है अनुनादी वक्र उतना ही तीक्ष्ण बनेगा। जैसे आप दोबारा देखिए ग्राफ के अंदर, ये जो ग्राफ है ना, इसको दोबारा समझिए आप, कि जैसे प्रतिरोध कम है तो मतलब धारा बढ़ेगी, और जितना प्रतिरोध कम होगा धारा बढ़ती जाएगी, धारा बढ़ती जाएगी, और ये क्या होता जाएगा, नुकीला बनता जाएगा। तो जितनी इसकी चोटी ज़्यादा होगी, आप इसमें जितनी चोटी ऊपर होगी शीर्ष, तो इसका मतलब धारा का मान क्या है, ज़्यादा है, और प्रतिरोध क्या है, कम है। तो प्रतिरोध को कम रखकर हम
जो वक्र है उसको क्या कर सकते हैं, तीक्ष्ण बना सकते हैं, तीक्ष्ण, नुकीला। ठीक है, तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, अनुनाद की तीक्ष्णता। भाई अनुनाद को कैसे नुकीला या तीक्ष्ण बनाया जाता है, तो आप कहेंगे प्रतिरोध को कम करके हम अनुनाद के वक्र को आसानी से तीक्ष्ण बना सकते हैं। अब बच्चों चलो ये तो हो गया हमारे अशक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई और साथ में आगे विशेषता गुणांक। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो टॉपिक पर आधारित हैं, हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीआर परिपथ में बच्चों आर का मान 100 ओम है, एल का मान 1 mH यानी 1 मिली हेनरी है और साथ में सी बराबर 1000 माइक्रोफेरेड का मान धारिता के रूप में दिया है। तो परिपथ की अनादि आवर्ती तथा बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं। तो आर का मान है 100 ओम, एल का मान है 1 मिली 10⁻³ हेनरी एच और ये 1000 माइक्रोफेरेड है, तो 1000 माइक्रो होता है 10⁻6 होता है। इसको हमने सोल्व कर दिया, ये आ गया 10⁻³ फेरेड। तो एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट एल सी क्या होता है, अनादि आवर्ती स्तर होता है। आसान से मान देते हैं, 2 पाई का हो गया 3.14 रूट एल सी, एल का मान 10⁻3, सी का 10⁻3। इसको सोल्व करेंगे, एफ आर बराबर हो गया 1000/2 पाई हर्ट्ज। ठीक है, अब निकालते हैं बैंड चौड़ाई। तो टाइम देखो आप ω2 - ω1 बराबर होता है R/L। अरे अभी तो याद हो गया होगा, इतना बड़ा डेरिवेशन हमने जो किया था, जो सूत्र आया था। तो ω2 होता है 2 पाई f2, ω1 होता है 2 पाई f1 बराबर R/L हो गया। अब 2 पाई कॉमन ले लो तो बच गया f2 - f1 बराबर R/L। तो अब यहाँ से हमें निकालना f2 - f1, 2 पाई को उधर भेज दो तो R/2 पाई L, R का मान दे रखा है 100, 2 पाई L 10⁻3। इसको हमने सोल्व कर दिया, ये हो गया f2 - f1 का आंसर। ठीक है बच्चों, आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध है R बराबर 14 ओम है और प्रयोग तो L कितना है 7 मिली हेनरी है और परिपथ में जो स्रोत की आवृत्ति है वो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के बराबर है। ये आप ध्यान रखो, परिपथ में स्रोत की आवृत्ति का जो मान है वो परिपथ की अनुनादी आवृत्ति के बराबर है। ये इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि परिपथ का विशेषता गुणांक 1/2 है तो परिपथ में बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए और धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आर का मान कितना है 14 ओम है, एल का मान 7 मिली हेनरी, बिल्कुल 14 ओम ये हो गया आर का, ये हो गया एल का मान। तो 7 मिली हेनरी, मिली हो गया 10⁻³ और एच हो गया हेनरी। क्यू का मान 1/2। पहले निकालते हैं बैंड चौड़ाई, ω2 - ω1 बराबर होता है R/L। आर का मान दे दिया 14, एल का मान दिया 7 मिली, 7 × 10⁻³ है और 14 में 7 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर। 10⁻³ जाएंगे ऊपर, 10 की घात हो गया +3 और सेकेंड इनवर्स। ओके बच्चों, दूसरा निकालते हैं इसी के अंदर क्यू बराबर होता है बच्चों अक्स C/R। ये लीजिए 1/ω/RC को हम बोलते हैं अक्स C/R हो गया। इसको वज्र गुणा कर दीजिए आप तो ये आ जाएगा, इसको वज्र गुणा ऐसे करेंगे आप तो अक्स बराबर क्या हो गया QR हो गया और Q का मान हो गया 1/2, R का मान 14। इसको सोल्व कर दिया, अक्स C का मान आ गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक एलसीआर श्रेणी परिपथ की अनादि आवृत्ति आपको दी हुई है 600 हर्ट्ज अनादि आवृत्ति, 570 एक आवृत्ति है और 620 एक आवृत्ति है। ये अलग से हैं। आवृत्तियों पर परिपथ में धारा उसकी अनादि स्थिति की धारा से 1/√2 गुनी रह जाती है। ठीक है, परिपथ का विशेषता गुणांक ज्ञात करना है। चलो करेंगे। अनादि स्थिति में अक्स सी एल और सी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि आर का मान आपको दिया हुआ 3 ओम। बच्चों इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं तो इस बहाने आपको सूत्र भी याद हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने चाहिए क्योंकि सूत्र ही हमें चाहिए होते हैं। और चलो न्यूमेरिकल आपको बड़ा लगा है लेकिन आएगा टुकड़ों में, भाई ये हम नहीं कहते भी इतना बड़ा है और क्या पता बड़ा भी आ जाए। ठीक है, तो हमें तो सबके लिए तैयार रहना चाहिए। देखो बच्चों, क्यू का मान FR, ये क्या है विशेषता गुणांक का सूत्र है। FR बराबर F2 - F1। तो FR तो हो गया यहाँ पर 600 अनादि आवृत्ति 600, उसके अलावा एक आवृत्ति 620 है। मैक्सिमम वाली F2 मानेंगे और कम वाली F1, तो 620 - 570। इसको हमने सोल्व कर दिया, Q का मान आ गया 12। अब बच्चों Q बराबर होता है ω/L/R, यानी Q बराबर होता है ना अक्सएल, आपको लिखा है अभी अक्सएल/R। ठीक है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए आप तो ω/L अक्सएल का मान रख दिया यहाँ पर, ω/L बराबर क्या हो गया QR। Q का मान कितना है 12 है, R का 3 है, कितना आ गया 36 ओम आ गया। किसका ω/L का मान आ गया। अब अनादि परिपथ में बात करते हैं। अक्सएल बराबर क्या होता है बच्चों अक्सी होता है। ये बात उसमें लिखी हुई है कि जो दी गई आवृत्ति वो अनादि परिपथ की आवृत्ति के बराबर है। तो अक्सएल बराबर अक्सी
और अक्सर का मान होता है ओमेगा आर एल बराबर, इसका मान कितना है अभी निकाला है 36 ओम। तो अगर ये इसके बराबर है तो अक्स सी बराबर क्या हो जाएगा 1/ओमेगा/RC हो जाएगा। ठीक है, तो अक्स एल बराबर अक्स सी, ये मान अक्स सी के बराबर रख दो 36। ठीक है, और सूत्र क्या है 1/ओमेगा/RC, 1/ओमेगा/RC और बराबर क्या है 36 है ना। तो इसको आप सोल्व कर दो, सी का मान निकाल दो यहाँ से 1/36 इंटू ओमेगा आर। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। फिर आगे देखिए सी बराबर 1/36 ओमेगा आर हो गया 2πfr, और 2πfr मान दीजिए 1/, ये हो गया 36, 2π और fr का हो गया अनुनादी आवृत्ति का 600। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये आ गया 7.37 माइक्रोफेरेड। ठीक है, और ये आपके इसमें क्या आ गया बच्चों, धारिता के लिए इसका मान आ गया। अब देखो बच्चों एक्स एल का मान निकालते हैं। तो एक्स एल क्या है ओमेगा आर एल है, तो एक्स एल बराबर कितना है, इसका क्या करना होगा वजह गुणा। तो एक्स एल बटा हमें निकालना है एल, तो हो जाएगा एक्स एल बटा ओमेगा आर। तो एक्स एल बराबर हो गया 2πfr। तो एक्स एल 36 बटा 2 गुणा 3.14 और गुणा fr का मान 600। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये आ गया इसके अंदर 9.56 गुणा 10⁻³ हेनरी, और ये आ गया 9.56, 10⁻³ को हम बोलते हैं मिली, और ये आ गया आगे हेनरी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो के अंदर हमने अर्धशक्ति बिंदु, बैंड चौड़ाई और साथ में विशेषता गुणांक, ये श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ के महत्वपूर्ण बिंदु थे। ठीक है, इनके बारे में जाना और इनके न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किए हैं। अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो, आप वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ से आप दोबारा उसको सुनिए और 1 या 2 बार उसको देखते हो तो आपको जरूर रिमाइंड हो जाता है। अब बच्चों जैसे आप पढ़ते हो विद्युत शक्ति P बराबर VI, तो क्या विद्युत शक्ति प्रत्यावर्ती धारा में तात्क्षणिक रूप में होती है? तो होती है, तो उसके मान क्या होते हैं? तो बच्चों इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।